नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देवदृश्य पर। यहाँ आपको मिलेंगे हिंदी लिटरेचर की मशहूर कहानियों की एक्सप्लेन वीडियोस। हम इन कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं ताकि आपको हर लाइन का असली मतलब क्लियर हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई मशहूर कहानी कफन का पार्ट 1। ये कहानी समाज के कड़वे सच को सामने रखती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलावा के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में तड़प रही है। रह रहकर ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकालती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। कहानी एक सर्दी की रात में शुरू होती है। गीसो और माधव अपने झोपड़े के बाहर आग के पास बैठे हैं, जबकि अंदर माधव की पत्नी बच्चे के जन्म की तकलीफ से तड़प रही है। ठंड, सन्नाटा और अंधेरा कहानी का पहला माहौल तैयार करता है। यीशु ने कहा, मालूम होता है बच्चे की नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखी तो। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। यीशु को लगता है कि माधव की पत्नी की जान नहीं बचने वाली, पर वो बस देख के आने को कहता है। माधव का जवाब बेइंसाफी और उदासी से भरा है। वो पत्नी की मौत को लेकर निर्दयी है। तो बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। गीसु माधव को ताना देता है कि जो पत्नी साल भर साथ रही, उसी के साथ इतनी बेवफाई कैसे। माधव अपने आलस और असहजता को वजह बनाता है, कहकर कि वो उसका दर्द नहीं देख सकता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। गीसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम छोड़ता कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता। ये बताया जा रहा है कि गीसु और माधव किस जाति से है और उनकी आलसी आदत कैसी है। इनकी बदनाम और काम से बचने की आदत ही उनकी गरीबी का एक कारण है, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुर्गा भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 पैसे हो जाते तो गीसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। ये दोनों सिर्फ मजबूरी में काम करते थे, वरना आराम फरमाते। थोड़ा पैसा आते ही वो फिर दिन भर बर्बाद करते थे, इसलिए उनका जीवन हमेशा तंगी में गुजरता। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी, मगर पुरुष तत्परता किसानों का गुण होता था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। गांव में काम की कमी नहीं थी, बस इन दोनों में काम करने की इच्छा नहीं थी। गांव में मेहनत करने वाले आदमी को हमेशा काम मिलता, पर गीसु माधव ऐसे नहीं थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाया जाता जब दो आदमी से एक काम पाकर भी उससे बेहतर कोई चारा ना होता। अगर दोनों साथ होते तो 1 घंटे में काम शुरू करके आराम करते। इनकी काम की गति और आलस इतना था कि कोई मजबूरी में ही इन्हें काम देता, वो भी तब जब कोई और मजदूर काम के लिए उपलब्ध ना हो। गीसु ने आलू निकालते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दास है उसकी, चुड़ैल का फिसाड़ होगा और क्या, यही तो औषध भी 1 रुपए मांगता है। गीसु माधव को पत्नी की हालत देखने बेचने के बजाय उसकी तकलीफ को भी मजाक और अंधविश्वास में ले रहा है, कहकर कि शायद चुड़ैल का फिसाड़ होगा। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो गीसु आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का बे, मैं तो यही हूँ। माधव अपनी पत्नी की चिंता से ज्यादा आलू खाने की चिंता कर रहा है। ये बताता है कि इनका मन अपने सुख सदन में ही लगा है। यहाँ माधव अपने बाप की बात का बचाव करता है, लेकिन असली में वो पत्नी की हालत देखने का मन ही नहीं रखता। उसके लिए पत्नी की पीड़ा कोई प्राथमिकता नहीं थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, केवल चिल्लम की झिलमिलाती लाली के उजाले में दोनों के चेहरे कभी साफ दिख जाते। यीशु ने एक आलू चिल्लम के ऊपर रखा और कुछ देर बाद निकालकर मुंह में डाल लिया। यानी झोपड़ी के अंदर और चिल्लम की रोशनी का दृश्य कहानी का माहौल और गहरा बना देता है। यीशु अपनी पत्नी या बहू की फिक्र के बजाय बस खाने में लगा है। माधव भी एक आलू निकालकर जलते हुए अंगारों पर रखता है। दोनों ने छिलके के साथ आलू खा लिया जैसे वो कोई बड़ी दावत हो। दोनों की सोच और जीवन का दृष्टिकोण ये दिखाता है कि छोटी सी चीज में वो
अपनी भूख मिटाने का एक सुख ढूंढ लेते हैं, चाहे उस समय अपनी पत्नी की जान खतरे में हो। माधव बोला, जरा देख तो आना, कितनी देर है? गीसु बोला, अभी तो चीख रही थी, इसका मतलब है जिंदा है, सुबह देख लेंगे। ये बातचीत इनकी उदासीनता को गीसु ने फैसला कर लिया कि सुबह देखेंगे, अभी देखने की कोई जल्दी नहीं। फिर दोनों ने आलू खाए और चिल्लम पी। धीरे धीरे उनकी बातों का सिलसिला रुका और नींद उन पर भारी रोने लगी। आलू खाने और चिल्लम पीने के बाद दोनों ने पत्नी को पूरी तरह भूलकर अपना सुख चुना। कहानी ये दिखाती है कि इनके लिए अपना सुख सबसे पहले है। बाहर हवा सरसरा रही थी, जैसे पूरी दुनिया नींद में डूबी हो। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता या कोई गाय बैल बजाती हुई निकल जाती। ये लाइन कहानी का माहौल को और गहरा बनाती है। एक शांत, ठंडी, अंधेरी रात जिसमें बस प्रकृति की हल्का सी आवाज सुनाई देती है। इस सुकून के बीच एक औरत जन्म की पीड़ा से लड़ रही है। माधव ने पल्लू से मुंह ढककर करवट बदल ली और झुक गया। गीसु भी पैर समेटकर सुख से सो गया, जैसे उसके घर में कोई बीमारी का नाम भी ना हो। ये दोनों अपने सुख और आराम को पत्नी की तकलीफ से ज्यादा महत्व देते हैं। गीसु और माधव की संवेदना शून्य है, जो कहानी का एक मुख्य विषय है। रात का काफी हिस्सा बीत चुका था। अचानक माधव की नींद खुली। उसने सुना, अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। ये कहानी में एक मोड़ की तरह है। माधव को लगता है कुछ बदल गया है, क्योंकि अब तक वो करहाते की आवाज आ रही थी, वो रुक गई है। उसका दिल धड़क उठा। वो उठकर झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा उसकी पत्नी ठंड पड़ चुकी थी, सांस बंद थी। माधव अब समझता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन कहानी का लेखक आगे बताएगा कि इस मौत पर भी इनकी प्रतिक्रिया संवेदना से ज्यादा स्वार्थ से जुड़ी है। माधव चुपचाप बाहर आया और बाग के पास बैठ गया। गीसु ने पूछा, क्या बात है? माधव बोले, सो गई, अब क्या? पत्नी की मौत के बाद भी माधव के शब्द में कोई शोक नहीं है, बस एक तरह की ठंडी और बेपरवाह प्रक्रिया है। गीसु भी बस सीधा सवाल करता है, जैसे कोई आम बात हो। गीसु ने गहरी सांस लिया और कहा, भगवान की मर्जी, कम से कम थोड़ी देर की कष्ट से छुटकारा तो मिल गया। माधव ने सिर हिलाया, हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पत्नी की मौत पर भी इनका सोच शोक से ज्यादा सुख में ही है कि अब उसे पीड़ा नहीं होगी। ये इंसानी संवेदना की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर गीसु बोला, अब कल सुबह गांव जाके लोगों को बता देंगे, कफन का इंतजाम भी हो जाएगा। गीसु का ध्यान तुरंत अंतिम संस्कार के लिए कफन लाने पर आता है। ये एक ऐसा समय है जहां आम इंसान रो पड़ता, पर ये दोनों व्यवहारिक बातों में लगे हैं। माधव ने कहा, थोड़ा जल्दी उठेंगे तो 2-4 आदमी से मदद मिल जाएगी। गीसु ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, और कहीं से कुछ पैसा भी मिल जाए तो बात बन जाएगी। अंतिम संस्कार का खर्च इनके लिए एक पैसा कमाने का मौका बन जाता है। इस प्रकार की सोच का प्रदर्शन कहानी के व्यंग्य को मजबूत बनाता है। उस रात दोनों ने बाकी आलू खाए, चिल्लम पी और बातें करते हुए सो गए, जैसे कुछ बड़ा घटित हुआ ही ना हो। पार्ट 1 का अंत इनकी पूरी निर्दयी सोच पर होता है। पत्नी की मौत के बाद भी ये दोनों अपने सुख संदन में व्यस्त हैं, और कहानी आगे चलकर दिखाएगी कि कैसे ये कफन के पैसे का भी दुरुपयोग करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और आपको कौन सी कहानी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कमेंट में लिखकर बताएं। और हाँ, चैनल द वृश्चिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ एक्सप्लेन फॉर्म में मिलती रहे। धन्यवाद।